बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। आज हम आपके लिए पाठ 7 नीति के दोहे लेके आए हैं। चलिए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके क्या देखेंगे हम? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? और ये कविता किसके द्वारा, नीति के दोहे किसके द्वारा लिखे गए हैं? कबीर, रहीम, तुलसी दास जी ने इन नीति के दोहों को लिखे हैं इस पाठ में। और इसका पाठ प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहों में उचित पंक्ति छांटकर लिखिए। तो देखिए, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। यह पंक्ति के अंतर्गत ये कहा गया कि हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। तो इस प्रकार बच्चों आप ये पंक्ति इसकी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 में कहा है तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है। प्रश्न क्या है? तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से की है। किससे की है? खेत से की है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विषौ कीन करताल संत हंस गुण गही पय परिहरी बारी विकार। तो ये जो आपकी पंक्ति दी है इसका आपको अर्थ बताना है। चलिए इसका अर्थ क्या है? इस दोहे का अर्थ क्या है? यहाँ के जड़ और चेतन जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त हैं, परंतु सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेते हैं। जड़ चेतन गुण दोष, जड़ और चेतन जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त है, परंतु सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी बुराई करने वालों का स्वागत करना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? करत करत अभ्यास के जड़ीमति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए ये जो एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो इस दोहे का अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जा सकता है। जिस प्रकार कुएं की मुड़ेर पर बार बार रस्सी को खींचने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो इसका उत्तर होगा रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल इसलिए दिया है क्योंकि यदि हम पेड़ के सभी भागों को छोड़कर यदि जड़ को सींचते हैं तो पौधे के सभी भाग को पोषण मिलेगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें? नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति के दोहों में निम्नलिखित नीतिगत बातें कही गई हैं। नंबर 1, मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान रहना चाहिए। एक नीतिगत बात हो गई। दूसरी क्या हो गई? निंदा करने वाले को मित्र बनाने की बात कही गई है। नंबर 3, महापुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। नंबर 4, अधिक बोलना व अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता। नंबर 5, सज्जन लोगों के सज्जनता न छोड़ने के गुण का वर्णन किया गया है। और नंबर 6, निरंतर अभ्यास से सफलताएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 में क्या था? प्रश्न क्या था? नीति के दोहों के कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं। तो हमने इस पाठ के अंतर्गत जो नीतिगत बातें हैं वह आपको यहाँ पे लिख के बताया। आप अपने आधार पे भी इस पाठ से देख के लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका मूल्यांकन 5 आता है। मूल्यांकन 5 के हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 8, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे? इस पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांटकर लिखिए। तो देखिए इसकी उचित पंक्ति क्या होगी? बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए।
यानी कि यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आपको आम कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसका उचित दोहा क्या हो गया, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घाघ भड्डरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो देखिए इसका उत्तर, जब कल से यानी कलश का पानी गर्म हो, चिड़िया धूल में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले तो भरपूर वर्षा होती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है इसमें, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहों से कोई एक दोहा भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। जो आपका जो ये पाठ दिया गया है नीति के दोहे पाठ 7, इसके अलावा नीति के दोहों में से कोई एक दोहा लिखना है हमें और उसके कवि का नाम और भावार्थ भी बताना है। तो चलिए हमने उत्तर में क्या बताया है, इसका नीति का दोहा क्या है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोय। क्या दोहा बताया हमने आपको, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोय। इसका भावार्थ हुआ, इस दोहे में कवि कहते हैं जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इस कविता या इस दोहे के कवि कौन है, कबीरदास जी हैं। और इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है, इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों में बुराई निकालने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 दीर्घोत्तरी प्रश्न कंप्लीट होता है और मूल्यांकन 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको कौन सा पाठ बताया हमने, पाठ 7 नीति के दोहे। यदि इस पाठ की प्रश्न उत्तरी आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।